प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर हम बीए पार्ट सेकंड प्रिय विद्यार्थियों आज फिर हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में केशवदास को पढ़ेंगे। रीतिकालीन काव्य और केशवदास। हम सब जानते हैं कि रीतिकालीन काव्य की जो तीन प्रमुख धाराएं हैं, जिसमें से पिछली कक्षा में हमने रीति सिद्ध काव्य के कवि, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी को पढ़ा, और उसके पहले की कक्षाओं में हमने रीतिबद्ध कवियों में भूषण को पढ़ा है। यदि हम क्रम से देखें तो रीतिकाल का अध्ययन करते समय, रीतिकालीन काव्य को पढ़ते समय केशव सर्वप्रथम कवि रचना काल की दृष्टि से भी आते हैं, क्योंकि केशव भक्ति काल से ही काव्य रचना करते दिखाई देते हैं। और भक्ति काल में संभवतया विभिन्न विद्वानों का मत है कि इनकी तुलसी से भी एक भेंट हुई, परिचय हुआ, और तुलसी और केशव को भी एक साथ देखने का लोगों को अवसर मिला। किंतु चूंकि केशवदास मूलतः अलंकारवादी कवि हैं, वे जो रीतिरात्मा काव्यस्य है, उनका सिद्धांत है, उसके तहत अलंकारवादी कवि ठहरते हैं, और केशव रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, बल्कि ये कहें कि समूचे रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। कुछ विद्वानों ने यद्यपि भूषण को भी रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, किंतु उसमें उनका जो आधार है, वह आधार जो रीति का जो एक प्रकार से जो काव्य के लक्षण हैं, उन काव्य के लक्षण ग्रंथों के आधार पर भूषण को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। पर अधिकांश विद्वानों ने केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। जब हम इनके संपूर्ण रचनात्मक अवदान की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि केशवदास का जो अध्ययन है, उनकी जो ज्ञान की सीमा है, उसका एक बड़ा विस्तार है। उन्होंने भारतीय वाङ्मय, संस्कृत साहित्य, और बल्कि ये भी कहा गया कि विदेशी साहित्य का भी उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया, जैसे फारसी और दूसरी भाषाओं का भी उन्होंने अध्ययन किया। शिव सिंह सेंगर ने और ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने उनका रचनाकाल 1567 ईस्वी के आसपास माना, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1580 ईस्वी के आसपास माना है। ये इस कालखंड की जो कविता का काल है, वो केशवदास का काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1555 ईस्वी में इनका जन्म माना है, और ओरछा जो एक प्रकार से उस समय की रियासत थी, उस ओरछा रियासत में, ओरछा नगर में इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ओरछा दरबार में इनको राजाश्रय प्राप्त था, बल्कि अकबर, बाद में जहांगीर, टोडरमल, राजा जय सिंह, इन बहुत सारे जो उस समय के बड़े लोग थे, उनसे इनका परिचय था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी हैं, जिनमें एक सामान्य परिचय की हम यहाँ बात करते हैं कि कवि प्रिया में इन्होंने अपना वंश परिचय का विस्तार दिया है। पहले इनके पिता कौन थे, फिर उनके पुत्र कौन थे, इस प्रकार से इनकी जो वंश परंपरा है, उसका वर्णन कवि प्रिया में किया है। और ये इनके व्यक्तित्व के बारे में कहा जा सकता है कि केशव जो है नीति निपुण व्यक्ति थे। राज दरबारों में आश्रय प्राप्त कवि को नीति नियंता होना आवश्यक होता था।
तभी वो अपने राज्याश्रय या आश्रयदाता को एक सम्यक परामर्श दे सकता था। वे स्वभाव से बड़े निर्भीक थे और स्पष्टतावादी थे और साहित्य और संगीत, धर्मशास्त्र और राजनीति, ज्योतिष और वैद्यक आदि बहुत सारे विषयों का उन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। अब हम विचार करें केशव की रचनाओं के बारे में। केशव की जो रचनाएं हैं उनमें 1591 ईस्वी में रसिक प्रिया, 1601 ईस्वी में कवि प्रिया, 1601 में ही रामचंद्रिका, 1606 ईस्वी में वीर चरित्र या वीर सिंह देव चरित्र, दोनों एक ही रचना के नाम हैं, 1610 ईस्वी में विज्ञान गीता, 1612 ईस्वी में जहांगीर जस चंद्रिका। रतन बावनी का रचना काल ये प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं होता और छंदमाला का भी उपलब्ध नहीं होता। और राम अलंकृत मंजरी एक ऐसी रचना है जो अभी उपलब्ध नहीं है, किंतु हिंदी आलोचना में, हिंदी साहित्य के इतिहास में इस नाम की रचना मिलती है, जिसके बारे में कहा गया कि केशवदास ही इसके रचनाकार हैं। अब यदि हम देखें कि केशवदास की जो रचनात्मकता है, वह रचनात्मकता किस प्रकार की है। जो रीतिकाल की प्रमुख दो विशेषताएं मानी जाती हैं, एक तो जो काव्यशास्त्र के नियम हैं उनका अनुशीलन। काव्यशास्त्र के नियम क्या हैं? छंद, रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि काव्य के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों पर केंद्रित करके काव्य की रचना करना है। और दूसरी जो विशेषता है रीतिकाल की, यानी रीतिकाल के जो प्रमुख प्रतिपाद्य हैं, जो प्रमुख विषय हैं, जो केंद्रीय विषय हैं, जिनको के आधार पर पूरे रीतिकाल की रचनाएं लिखी गई, उनमें दूसरा जो गुण है वह है सामंती जीवन का चित्रण। ये सामंती जीवन का चित्रण क्या है कि कवि स्वयं अपने आश्रयदाता राजा के यहाँ आश्रय प्राप्त करके रह रहा है, संरक्षण के साथ रह रहा है, और वह एक प्रकार से अपने आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करने के लिए उनकी वीरता का वर्णन कर रहा है। हो सकता है ये वीरता उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के रूप में भी रही हो, जिसकी पूरी संभावना रही ही है। और आचार्य केशव ने थोड़ा सा जो अंतर किया, वो अंतर यह भी किया कि उन्होंने जो पौराणिक आख्यान हमारे थे, उन पौराणिक आख्यानों की कथाओं को लेकर भी काव्य लिखा। जैसे रामचंद्रिका में राम कथा वर्णित है, और राम कथा के प्रसंगों को इन्होंने, जैसे हनुमान का लंका में जाकर अशोक वाटिका में गमन, और कुछ ऐसे छुटपुट प्रसंगों को लेकर के इन्होंने अलग अलग विषयों को इन्होंने रखा है। जो छंदमाला है उसके दो खंड हैं, पहले में वर्णवृत्त है और दूसरे में मात्रावृत्त है। वीर चरित्र में वीर सिंह देव का चरित्र चित्रण है, तो हम मान सकते हैं कि रीतिकाल की जो कविता थी वो अपने आश्रयदाता राजा के अतिशयोक्तिपूर्ण वीरता का बखान करने वाली कविता थी, और उनकी प्रशस्ति गान, एक प्रकार से आश्रयदाता की प्रशस्ति का गान करना वहाँ उस समय के कवियों का एक प्रकार से मुख्य प्रतिपाद्य था। जहाँ तक राज दरबार में आश्रय प्राप्त करने वाले जो कवि थे, उनको आचार्यत्व की आवश्यकता थी, तो उसके लिए वो कवियों को इकट्ठा करते थे और कवियों को काव्यशास्त्र की जानकारी होना आवश्यक था। तो ये सारे लोग, जो ये विभिन्न राजाओं के यहाँ आश्रय पाने वाले कवि, अपने काव्यत्व, अपने काव्यशास्त्र के ज्ञान का, साहित्य का, संगीत का, विभिन्न कलाओं का, अपने राजाओं के संरक्षण में उनकी प्रतिस्पर्धा एक प्रकार से होती थी। और इस प्राचीन परंपरा, ये कोई नई परंपरा नहीं थी कि रीतिकाल में ही हुई। यदि पीछे हम देखेंगे तो भक्तिकाल से पहले आदिकाल में भी आश्रयदाता राजा की प्रशस्ति गान का उल्लेख मिलता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम ही वीर गाथा काल इसलिए रखा कि वीरता का चित्रण है, यानी वीरता की गाथा, यानी वीरता की प्रशस्ति करना। किसकी वीरता? आश्रयदाता राजा की वीरता। जैसे चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो, इसी प्रकार से हमीर रासो, खुमान रासो, जगपाल रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, जयमंख, जस चंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश, उस समय के जो ये ग्रंथ थे, ये सारे के सारे ग्रंथ अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता की प्रशंसा और उनको कुछ श्रृंगारिक रचनाएं सुनाना, यानी श्रृंगार की रचनाओं का उनके सामने एक प्रकार से प्रदर्शन करना, ये दो प्रमुख प्रवृत्तियां रीतिकाल में भी पाई जाती हैं। सामंती अभिरुचियां एक प्रकार से ऐसी अभिरुचियां रही जिनमें उनके जो प्रेम और श्रृंगार की प्रधानता है, वो श्रृंगार प्रधानता सभी राजाओं में पाई जाती है और उस प्रकार के रसों का, उस प्रकार के की रीति का, वक्रोक्ति का, एक प्रकार से प्रेम की मुख्य प्रेरणा जो परकीय नायिका है उनका चित्रण, नायिका भेद का चित्रण, ये एक प्रकार से उस समय के विलासी राजाओं की अभिरुचि बन गया था और इस सामंती अभिरुचि के अनुरूप ही उस समय आश्रय प्राप्त कवियों ने अपनी रचनाओं के केंद्र में उसका प्रतिपाद्य रखा। इसलिए जो प्रकृति का श्रृंगार है और नारी सौंदर्य का चित्रण है, ये कुछ ऐसी प्रवृत्तियां थी जो रीतिकाल में प्रमुखता से पाई जाती हैं। जब हम केशव के काव्य की विशेषताओं की बात करें तो हमने इन विशेषताओं के दो भागों में बांटा है, एक काव्यगत विशेषता और दूसरी शिल्पगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं में पीछे इनके परिचय के साथ साथ हमने कुछ बातचीत की है। जैसे वीर चरित्र में इन्होंने संस्कृत का जो प्रबोध चंद्रोदय नाटक है उसकी कथा को वीर सिंह देव के चरित्र के उसके प्रशस्ति गान के लिए आधार माना है। तो पहली जो काव्यगत विशेषता है केशव की, वह है संस्कृत के ग्रंथों के आधार पर अपनी जो हिंदी की रचनाएं हैं, जो खासतौर पर ब्रज भाषा की, जो उस समय की हिंदी ब्रज भाषा थी, समूचे रीतिकाल की जो हिंदी है वो हिंदी है ब्रज भाषा। तो जैसे प्रबंध चंद्रोदय है, उसके आधार पर इन्होंने वीर चरित्र जैसे ग्रंथ की रचना की और इन रचनाओं के निर्माण में इन्होंने जो काव्य की रूढ़ियाँ हैं, जो काव्य के लक्षण हैं, जो काव्य की रीति है, उसका निर्वाह किया और उनमें एक रीति आचार्यत्व का निरूपण भी है। अर्थात दरबार में कवियों को अपने काव्यशास्त्र का परिचय देना है, अपने लोक ज्ञान का परिचय देना है, अपनी बहुज्ञता का परिचय देना है। तो ये सारा जो है उन्होंने उनके काव्य में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वीर काव्य एक प्रमुख विशेषता इसलिए है क्योंकि वीरता पर केंद्रित इनके 3-4 ग्रंथ हैं ही। तो रतन बावनी, वीर काव्य, वीर चरित्र, ये सारे जो ग्रंथ हैं वीर रस से ओतप्रोत हैं और अपने आश्रयदाता राजा की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन प्रकट करने वाली ये रचनाएं हैं। चमत्कार प्रदर्शन की भावना भी केशवदास को के उसमें हमें देखने को मिलती है। इसलिए ये जो चमत्कार प्रदर्शन की भावना है ये इनके काव्य को थोड़ा सा दुरूह करती है, इनके भावों को दुरूह करती है। तो जो अभिव्यक्ति काव्य की होनी चाहिए, एक काव्य में जो सहज सरल संप्रेषणीयता होनी चाहिए, उसका दोष केशव के काव्य में देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि केशव का काव्य एक तरह से कठिन प्रेत है। तुलसी के समानांतर केशव के काव्य को एक तरह से केशव का कठिन काव्य का प्रेत कहा गया उसको। तो उसका कारण यही था कि ये चमत्कारिक उक्तियाँ, अर्थात उक्ति वैचित्र्य, भावों की दुरूहता और चमत्कार प्रदर्शन की भावना, ये सारे जो इनके काव्य के गुण हैं, ये गुण एक प्रकार से इनके काव्य को श्रेष्ठ नहीं बनाते, कमज़ोर करते हैं। और आलोचकों को ये कहने को मजबूर होना पड़ा कि केशव का समस्त काव्य
ये कठिन काव्य का प्रेत है। लेकिन चूंकि उनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं शिल्प की कि जैसे छंद वैविध्य बुलाते हैं, अनेक प्रकार के तोटक है, चामर है, घनाक्षरी है, दोहा है, सोरठा है, तो वो छंद वैविध्य अपने रचनाओं में लेकर आते हैं। संवाद शैली काव्य में, यानी नाट्य काव्य की शैली, एक प्रकार से उसको नाट्य काव्य कह सकते हैं, लेकिन काव्य में संवाद शैली, वो बातचीत कराते हैं पात्रों को आपस में। हनुमान जी और रावण का संवाद हो रहा है तो काव्य में, तो संवाद शैली उनके शिल्प की एक बड़ी विशेषता है। और काव्य का जो शास्त्रीय पक्ष है शास्त्रीय पक्ष में रस का परिपाक अगर हुआ है, अगर वीर रस का परिपाक है, तो वीर रस अपने भाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ, अपने संपूर्ण आवेग के साथ वहाँ जो है एक प्रकार से रस की निष्पत्ति करता है। इनका जो काव्य है वो ब्रजभाषा में, रीतिकाल का, पूरे रीतिकाल का काव्य ही ब्रजभाषा में लिखा गया, वो भी एक विशेषता है। और उदाहरण बहुत देते हैं अपने कविताओं में। उदाहरणों की परंपरा केशव में बड़ी समृद्ध पाई जाती है, और विभिन्न अलंकारों का इन यमक है, श्लेष है, आपके व्याज स्तुति है, विरोधाभास है, ये सारे जो अलंकार हैं, इन अलंकारों का वर्णन भी केशव के काव्य में हमको देखने को मिलता है। और शब्द ये ऐसे गढ़ते हैं कि जो शब्द ब्रजभाषा का शब्द है, लेकिन उसका अपना जो चमत्कारपूर्ण अर्थ है, उस अर्थ के कारण कविता में एक नए प्रकार का जो अर्थबोध है वो प्रकट होता है। तो ये सारी जो काव्यगत और शिल्पगत विशेषताएं केशव की हमने पढ़ी हैं, परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ की जो इसके मूल बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हमने इन विभिन्न 3 भागों में बांटा है। तो विद्यार्थी इन बिंदुओं को भी नोट कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, और इसके आधार पर प्रश्नों का और जो कविता का भाग है, रचनाकार है, उसकी विशेषता को समझ सकते हैं। धन्यवाद।